हेलो बच्चों, क्या हालचाल है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 फिज़िक्स का आई। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले करा चुके हैं, जिसमें हमने डिफेक्ट, बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया और कैटरेक्ट हमने कवर करे थे। आई का स्ट्रक्चर कवर करा था। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रिज्म और डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और इसके जो फिनोमेनन है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, जैसे कि आपका है रेनबो का बनना, आसमान नीला क्यों नज़र आता है, सूरज डूब, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिमाग में हलचल पैदा करती हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा हो सके। देखिए, ग्लास प्रिज्म जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, ग्लास प्रिज्म में से जब लाइट गुजरती है तो लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। इंसिडेंट रे, लाइट इसमें से गुजर रही है तो पहला रिफ्लेक्शन हुआ, यानी लाइट मुड़ी और उसके बाद दोबारा मुड़ी, तो 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें। अब इंसिडेंट रे अगर ये सीधी जाती तो इस तरीके से जाती, और ये लाइट जो बाहर निकल रही है वो इमर्जेंट रे आपको नज़र आ रही है। अब ये जो लाइन है और ये जो इमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट की। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का, जब वाइट लाइट होती है, जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में स्प्लिट हो जाती है। 7 रंगों में बट जाना लाइट का कहलाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था न्यूटन साहब ने 1665 में। 1665 में एक खोज और हुई थी, आपको यानी डिस्कवरी एक और हुई थी। किस चीज़ की हुई थी? सेल की हुई थी, बिल्कुल ठीक। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, बिल्कुल ठीक। डेड सेल या लिविंग सेल? डेड सेल की खोज की थी। ओके, तो ये है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट का किसी प्रिज्म से गुजरने पर 7 कलर्स में बट जाना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। अब आप देख रहे होंगे उसमें तस्वीर में सबसे ज़्यादा कौन सा कलर मुड़ा हुआ है? सबसे ज़्यादा मुड़ा हुआ है आपका वायलेट कलर और सबसे कम मुड़ा हुआ है रेड कलर। सबसे ज़्यादा डेविएशन यानी कि किसका हो रहा है? वायलेट कलर का हो रहा है, और सबसे कम किसका हो रहा है? रेड कलर का होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, रेड लाइट की जो सिग्नल बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि रेड लाइट जो होती है वो कम मुड़ती है, उसका डेविएशन कम होता है, यानी ये बहुत दूर से भी आपको नज़र आ जाती है। कोई और सिग्नल किसी और कलर का बनाएंगे तो थोड़ी दूर बाद वो नज़र नहीं आएगा। तो सिग्नल जो बनाए जाते हैं वो रेड लाइट के ही बनाए जाते हैं। अच्छा, ये 7 रंगों का जो बैंड होता है, 7 कलर का जो बैंड है, उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मीन्स 7 कलर का जो बैंड आपको नज़र आ रहा है उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। 7 कलर कौन से होते हैं? विबग्योर करके आप याद कर सकते हैं। विबग्योर, विबग्योर में वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। इस तरीके से ये सारे कलर्स हैं। ओके, इस बुनियाद पर, डिस्पर्जन की बुनियाद पर कौन सा फिनोमेनन आपके सिलेबस में है, किसको आपको पढ़ना है? तो डिस्पर्जन की बुनियाद पर आपको बताना है रेनबो फॉर्मेशन। अब रेनबो फॉर्मेशन में क्या होता है? रेनबो फॉर्मेशन में हमारी जो बारिश की बूंदें होती हैं वही एक छोटे छोटे प्रिज्म का काम करती हैं। प्रिज्म से लाइट गुजरेगी जब वाइट लाइट, तो कितने कलर में स्प्लिट हो जाएगी? तो आपको पता है 7 कलर में हो जाएगी। तो होता क्या है, जो बारिश का मौसम होता है कभी और धूप निकल रही हो, रेनबो बनने के लिए 2 कंडीशन होती हैं। बारिश हो रही हो और सूरज आपका निकल रहा हो, सनलाइट हो। बारिश अगर नहीं भी हो रही है तो बहुत ज़्यादा नमी हो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो होता क्या है, उस सूरज की जो रेज होती है जब उस बूंदों से या पानी की जो बूंदें हैं उसमें से जब गुजरती हैं तो 7 कलर में बढ़ जाती हैं। उसके नतीजे में क्या बनता है? इंद्रधनुष, यानी रेनबो का रेनबो फॉर्मेशन होता है। यानी कि आप कहें कि रेनबो फॉर्मेशन किस फिनोमिनन की वजह से होता है, तो आप कहेंगे रेनबो फॉर्मेशन डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से होता है, ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, चलिए अब समझते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। जहाँ तक डेफिनेशन का सवाल है, वो डेफिनेशन आपको खुद ही बता रहा है अपनी। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी एटमॉस्फेयर की वजह से होने वाला रिफ्रैक्शन क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर तो आप जानते हैं, अर्थ के चारों ओर की जो हवा है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं।
अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हर जगह सेम नहीं है, मतलब हवा की जो डेंसिटी है वो कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, और लगातार वो चेंज भी होती रहती है, क्योंकि कहीं पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगा तो समझ रहे हैं आप बात, घट जाएगी। तो डेंसिटी जो होती है हवा की वो हर जगह सेम नहीं होती। अब अर्थ के करीब की जो हवा होती है, अर्थ के पास की जो हवा होती है वो तो होती है डेंस, और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते चले जाते हो हवा की जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाती है, यानी कि ऊपर जाने पर हवा एक तरीके से कम होती चली जाती है, ज़्यादातर हवा जो है वो निचली लेयर में होती है। अब क्योंकि अलग अलग डेंसिटीज़ हो गई, तो जब अलग अलग डेंसिटीज होंगी, जब लाइट एंटर करती है हवा के अंदर तो वो मुड़ जाती है। रिफ्लेक्शन आपने डेफिनेशन समझी थी, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में डेफिनेशन ये है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट तो वो मुड़ जाती है, और मुड़ने की वजह एक ही थी, वही थी कि डेंसिटीज़ अलग अलग होती हैं। अलग अलग मीडियम की डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब हवा में ही है तो सेम ही मीडियम, लेकिन हवा के अंदर ही डेंसिटी जो है वो अलग अलग हो गई। जब अलग अलग हो गई डेंसिटी तो जाहिर सी बात है लाइट जब हवा से गुजरेगी तो वो मुड़ जाएगी, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहलाता है ये। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पर कौन कौन से फिनोमिनन, कौन कौन सी एग्जाम्पल है एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन पर? एग्जाम्पल है एक तो आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। देखिए तारे हमसे होते हैं बहुत दूर, यानी कि वो पॉइंट साइज स्ट्रक्चर है, बहुत दूर होने की वजह से वो छोटे नज़र आते हैं, हालांकि है तो बहुत बड़े बड़े, सूरज के बराबर होते हैं, लेकिन क्योंकि हमसे बहुत दूर है तो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं। अब क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर वैसे भी आपको पता है कि चेंज होता रहता है, डेंसिटी हवा की चेंज थोड़ी थोड़ी सी होती रहती है, तो इन तारों से जो हमारे पास लाइट आती है, हमारी आँख में आती है, वो लगातार चेंज हो रहती है, यानी कि कभी लाइट कम आती है आँखों में हमारे तारों से, कभी ज़्यादा आती है। तो ज़्यादा आती है तो वो ज़्यादा चमकता हुआ नज़र आता है, जब कम आती है तो वो तारा कम चमकता हुआ नज़र आता है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है, एक्चुअल में तारा टिमटिमाता नहीं है, लेकिन हमें नज़र आता है टिमटिमाता हुआ, ट्विंकिल करता हुआ। वो इसलिए है क्योंकि हमारे तक जो लाइट पहुंच रही है वो पूरी तरह से एक से नहीं पहुंच रही, कभी कम पहुंच रही है, कभी ज़्यादा पहुंच रही है। तो इस तरीके से तारे हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी जो लाइट है कभी कम कभी ज़्यादा आंखों तक पहुंच रही होती है। लेकिन प्लैनेट्स हमें टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते। अब आप सोचेंगे प्लैनेट तो नॉर्मली नज़र नहीं आते, लेकिन कभी कभी नज़र आते हैं प्लैनेट्स, लेकिन वो टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते। तो क्यों नज़र नहीं आते? क्योंकि प्लैनेट का साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है। बड़ा इस सेंस में हम कह रहे हैं क्योंकि वो हमसे थोड़े से करीब है। स्टार्स जो है वो बहुत दूर है हमसे, तो हमें बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्लैनेट जो है वो करीब है तो आपको बड़े नज़र आते हैं थोड़े से। अब बड़े आते हैं तो इनसे जो लाइट आ रही होती है वो भी वेरिएट नहीं होती, चेंज नहीं होती है। हमारे पास लगातार कंटिन्यूस सारी फ्रिक्वेंसी वाली लाइट पहुँच रही होती है, और जब सारी लाइट हम तक पहुँच रही होती है, लाइट उसका वेरिएशन नहीं होता लाइट का, प्लैनेट से जो लाइट आ रही है, तो हमें प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नज़र नहीं आते। अब आता है दूसरा टॉपिक, वो है स्टार सीम्स हायर देन एक्चुअली आर। तारे जितनी ऊंचाई पर होते हैं वो उससे ज़्यादा ऊंचाई पर नज़र आते हैं आपको, यानी जितनी हाइट है तारों की उससे भी ज़्यादा ऊंचे आपको लगते हैं वो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि स्टार्स की अगर हम बात करें तो स्टार्स से जो लाइट आती है हमारी आंखों तक, वो होता क्या है, फिर वही कहानी, लाइट मुड़ जाती है। अब मुड़ जाएगी तो हमें तो हमेशा सीधा ही नज़र आता है। जब आपकी आंखों में लाइट पहुंच गई तो आपको उसकी सीध में ही नज़र आएगा सब कुछ, और तारा आपको नज़र आ रहा है इस जगह पर। इसका मतलब ये हुआ जितनी हाइट है उससे ज़्यादा ऊंचाई पर आपको स्टार्स नज़र आ रहे हैं। अब मैं कहूँ कि साहब तारे ऊंचाई पर क्यों नज़र आते हैं ज़्यादा, जितने होते नहीं उससे ज़्यादा, तो आपका सीधा सा जवाब होना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। तीसरा एग्जाम्पल है आपका एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट की अगर हम बात करें तो देखिए, सूरज सुबह जब निकलता है तो 2 मिनट पहले आपको नज़र आ जाता है। कैसे नज़र आ जाता है? सूरज जब निकला भी नहीं है तो उसकी लाइट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से मुड़कर हमारी आइज़ तक पहुंच जाती है। जब आइज़ तक पहुंच जाएगी तो आपको सूरज नज़र आने लगेगा, लगता है। इसको हम बोलते हैं एडवांस सनराइज। ऐसे ही यही फिनोमेना आप उल्टा कर लीजिए। अभी आपका सूरज डूब चुका है, रात की शाम की बात कर रहे हैं, तो अभी आपको सूरज नज़र आता रहेगा कितनी देर तक? 2 मिनट तक। ऐसा क्यों? फिर वही कहानी, सूरज डूबने के बाद भी उसकी लाइट आपकी आंखों तक पहुंचती रहेगी और आपको वो सामने
जगमगाता हुआ नज़र आता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज 2 मिनट बाद तक नज़र आता रहता है। इसको हम बोलते हैं डिलेड सनसेट। तो ये सारे फिनोमेना जो है वो किस वजह से होते हैं, तो आप कहेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब समझते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का स्कैटर होना, बिखरना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन, यानी अलग अलग डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में लाइट का बिखर जाना क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। और ये डिपेंड करता है पार्टिकल की साइज़ के ऊपर। साइज़ अगर बड़ा है तो एज इट इज़ वाइट लाइट आपको नज़र आ सकती है, और अगर साइज़ अगर छोटा है तो अलग अलग कलर की लाइट आपकी स्कैटर हो सकती है। हमने बोल दिया स्कैटरिंग किस बात पर डिपेंड करती है, साइज़ ऑफ पार्टिकल पर। वाइट लाइट आपको अगर नज़र आएगी, जैसे कि डस्ट पार्टिकल है या वाटर ड्रॉपलेट्स पर लाइट जब पड़ती है तो आपको वाइट नज़र आएगी। वहीं कलर्ड लाइट कब नज़र आती है आपको, कलर कब बिखरता है, जब छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि एयर मॉलिक्यूल हवा के पार्टिकल से गुजरती है, तब वो आपको कलर नज़र आएगा। खास तौर से आपको जैसे आसमान नीला नज़र आता है तो ये किस वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट के। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम स्कैटरिंग, जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग। अब इसी के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ब्लू लाइट की वेवलेंथ जो होती है बहुत ही कम होती है इन कंपैरिजन टू रेड लाइट। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है विजिबल, अगर हम लाइट में देखें, विबग्योर में देखें, सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड की होती है, और सबसे कम जो होती है वेवलेंथ वो होती है वायलेट कलर की। इसीलिए रेड लाइट सबसे कम मुड़ती है और जो वायलेट लाइट है वो सबसे ज़्यादा मुड़ती है। यानी जो डेविएशन हो रहा है वो भी वेवलेंथ पर ही डिपेंड है। वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी डेविएशन उतना कम होगा, वेवलेंथ जितनी कम होगी डेविएशन उतना ज़्यादा होगा। वायलेट सबसे ज़्यादा मुड़ता है, रेड सबसे कम मुड़ता है। यहाँ पे ब्लू की बात करें तो ब्लू कम से कम रेड से तो ज़्यादा ही मुड़ता है ना, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम, और रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो ये कम आपका मुड़ता है, डेविएट होता है। अब स्कैटरिंग की अगर हम बात करें तो वेवलेंथ अगर कम होगी तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो स्कैटरिंग कम होगी। इसलिए आपको ब्लू लाइट आसमान में ज़्यादा बिखरती हुई नज़र आती है। आसमान आपको ब्लू कलर का इसलिए नज़र आता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी स्कैटर होने की ज़्यादा होती है, 10 गुना ज़्यादा होती है रेड लाइट के मुकाबले में। ओके, तो स्कैटरिंग के बारे में फैक्ट क्या होता है, टिंडल फैक्ट का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इन इट्स पथ। ये आपने देखा भी नॉर्मली, कभी कभी आप देखते हैं रूम के अंदर एक छोटा सा एक सुराख है, उसमें से रोशनी आ रही होती है और रूम के अंदर थोड़ी बहुत धूल है तो आपको पार्टिकल चमकते हुए नज़र आते हैं। तो आपको एक लाइट रे सीधी सीधी नज़र आ रही होती है और उसमें पार्टिकल घूमते हुए नज़र आ रहे होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ऐसे ही इफेक्ट जो है आप घने जंगलों में देख सकते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी सी रोशनी पेड़ों से छनकर आ रही होती है और सीधी सीधी रेज हमें लाइट की नज़र आती है, उसमें पार्टिकल घूमते हुए नज़र आते हैं, तो वो भी क्या है, टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल साहब ने 1859 में एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी और ये खोजने की कोशिश करी कि आसमान आखिर नीला क्यों नज़र आता है। इन्होंने एक क्लियर लिक्विड लिया और उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल थोड़े से डाल दिए। जब उसमें लाइट डाली तो उन्होंने पाया कि ब्लू कलर ज़्यादा बिखर रहा है रेड कलर के मुकाबले में। इसी के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा कि आसमान नीला क्यों नज़र आता है, वो किस वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जाम्पल है हमारे स्काई लुक्स ब्लू, आसमान नीला क्यों नज़र आता है, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा सनसेट और सनराइज़ हमें रेड कलर का नज़र आता है। सूरज जब निकल रहा होता है तब आपको थोड़ा सा रेडिश नज़र आता है, डूबते वक्त भी थोड़ा सा रेडिश नज़र आता है, और दोपहर के वक्त आपको वाइट नज़र आता है, और आसमान आपको हमेशा नीला ही नज़र आता है। तो आसमान नीला क्यों नज़र आता है, आप कहेंगे ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि आसमान में ब्लू कलर जो है वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, इसलिए आपको आसमान ब्लू कलर का नज़र आता है। वहीं आप अगर एक बात नोट कर लीजिए, अगर हमारी ये हवा ना होती, एटमॉस्फेयर में अगर हवा नहीं होती तो क्या होता, तो हमें आसमान कैसा नज़र आता, जैसे कि चाँद पे नज़र आता है। चाँद पे हवा तो है नहीं, वहाँ पे आप दिन के वक्त भी अगर आसमान को देखेंगे तो आपको आसमान ब्लैक ही नज़र आएगा, जैसे कि रात में नज़र आता है वैसे ही दिन में नज़र आता है वहाँ पर। लेकिन हमारे अर्थ पर क्योंकि एटमॉस्फेयर मौजूद है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है, इसलिए आसमान आपको दिन के वक्त ब्लू कलर का नज़र आता है जबकि रात में आपको ब्लैक नज़र आता है। अगर आप स्पेस में से देखेंगे, स्पेस को देखेंगे तो स्पेस भी आपको, वहाँ पे कोई हवा नहीं है तो वहाँ पे भी आपको सब काला काला नज़र आएगा। तो
स्केटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही आपको आसमान ब्लू कलर का नज़र आता है। सूरज निकलते वक्त और डूबते वक्त रेडिश नज़र आता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है जब डूब रहा होता है और निकल रहा होता है उस टाइम हमसे दूरी जो होती है सूरज की वो सबसे ज़्यादा होती है। बाकी सारे कलर जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में स्केटर हो चुके होते हैं। हम तक जो लाइट पहुंच रही होती है वो सिर्फ और सिर्फ रेडिश कलर की लाइट पहुंच रही होती है, इसलिए हमें सूरज डूबते वक्त और निकलते वक्त क्या नज़र आता है? रेड कलर का। वहीं दोपहर के वक्त हम तक जो लाइट पहुंच रही है वो सातों रंगों की पहुंच रही होती है। जब भी 7 कलर की लाइट हम तक पहुंचेगी वो लाइट हमें वाइट ही नज़र आएगी, क्योंकि 7 रंग मिलकर क्या बन जाते हैं? वाइट लाइट हो जाते हैं। ओके, तो ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।